प्रधानमंत्री ने दिल्ली में भगवान बुद्ध से जुड़े पवित्र पिपरहवा अवशेषों की भव्य अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का किया उद्घाटन। भगवान बुद्ध के विचारों को लोकप्रिय बनाने की प्रतिबद्धता। पेशा नियमावली को लेकर अधिसूचना जारी, सरकार का दावा, ग्राम सभा को दिए गए व्यापक अधिकार। भाजपा ने सरकार की मंशा पर उठाए सवाल, आदिवासियों को छलने का आरोप। खाद्य आपूर्ति मंत्री इरफान अंसारी ने पीडीएस दुकानदारों के बीच 4G ई-पॉस मशीन का किया वितरण। बोले, डीलरों और लाभार्थियों को होगी सहूलियत, जन कल्याण का दोहराया संकल्प। और महिला HIL में श्रेष्ठता की जंग जारी, रांची रॉयल्स ने सुरमा हॉकी क्लब को दी मात। अंक तालिका में SG पाइपर्स शीर्ष पर, जबकि रांची रॉयल्स को दूसरा स्थान। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्ञानेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के राय पिथौरा कल्चरल कॉम्प्लेक्स भगवान बुद्ध से जुड़े पवित्र पिपरहवा अवशेषों की भव्य प्रदर्शनी का अब से कुछ देर पहले उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने भगवान बुद्ध के विचारों को और अधिक लोकप्रिय बनाने की प्रतिबद्धता दोहराई। साथ ही विकास के साथ विरासत के मंत्र को भी रेखांकित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि 125 साल के इंतजार के बाद भारत की विरासत स्वदेश लौटी है। साथियों, यहां आने से पहले मैंने विस्तार से इस ऐतिहासिक प्रदर्शनी को देखा। भगवान बुद्ध के पवित्र रेलिक्स को अपने बीच पाकर हम सभी धन्य हैं। इनका भारत से बाहर जाना और लौटकर फिर भारत आना, ये दोनों ही पड़ाव अपने आप में बहुत बड़ा सबक है। सबक ये है कि गुलामी सिर्फ राजनीतिक और आर्थिक नहीं होती। गुलामी हमारी विरासत को भी तबाह कर देती है। भगवान बुद्ध के पवित्र रेलिक्स के साथ भी यही हुआ। गुलामी के कालखंड में इन्हें भारत से छीना गया और तब से करीब 125 साल तक ये देश से बाहर ही रहे। जो लोग इन्हें भारत से लेकर गए थे, उनके वंशजों के लिए तो ये सिर्फ निर्जीव एंटीक पीस ही थे और इसलिए उन्होंने इन पवित्र अवशेषों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में नीलाम करने का प्रयास किया। लेकिन भारत के लिए तो ये पवित्र रेलिक्स हमारे आराध्य का ही एक अंश है। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने दुमका स्थित बाबा बासुकीनाथ धाम में कल विधि विधान पूर्वक पूजा अर्चना कर मंगल कामना की। राज्यपाल ने बाबा के पंचामृत स्नान के बाद दुग्धाभिषेक किया और बेलपत्र अर्पित किए। उन्होंने मां पार्वती, मां काली और पीताम्बरा भगवती राजराजेश्वरी माता बगलामुखी की भी विशेष पूजा अर्चना की। यहाँ पर भगवान के दर्शन, उनके आशीर्वाद के लिए आए हैं कि हमारा प्रदेश और देश अच्छी प्रगति और तरक्की करे और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में एक देश दुनिया में अपना नाम रोशन करने का काम करे और हमारा प्रदेश भी अच्छी दिशा में आगे चले, इस कामना के साथ यहाँ पर।
राज्य सरकार ने पेसा नियमावली को लेकर अधिसूचना जारी कर दी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में राज्य कैबिनेट ने इसे 24 दिसंबर को मंजूरी प्रदान की थी। पेसा नियमावली के प्रावधानों में ग्राम सभा को सशक्त करने पर बल दिया गया है और व्यापक अधिकार दिए गए हैं। पंचायती राज मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने कहा कि सरकार की यह कोशिश होगी कि यह नियमावली का अक्षरशः पालन सुनिश्चित हो। उन्होंने सशक्त ग्रामीण झारखंड की प्रतिबद्धता भी दोहराई। इधर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने पेसा नियमावली की अधिसूचना पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए सरकार की मंशा पर फिर से सवाल उठाए हैं। उन्होंने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ऐसा लगता है कि हेमंत सरकार बाहरी ताकतों के दबाव में पेसा लागू नहीं करना चाहती, इसलिए जानबूझकर ऐसा कुछ किया गया है कि लोग फिर से कोर्ट चले जाएं ताकि इसे लागू नहीं किया जा सके। इधर पंचायती राज विभाग की पूर्व निदेशक निशा उरांव ने कहा है कि जुलाई 2003 में प्रकाशित प्रारूप और मार्च 2024 में विधि विभाग द्वारा अनुमोदित प्रारूप से यह नियमावली अलग है। इसमें कई संशोधन हुए हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता अमर कुमार बावरी ने भी कहा है कि पेसा नियमावली के प्रावधानों से राज्य के लोगों को घोर निराशा हुई है। राज्य सरकार ने पेसा कानून की आत्मा को खत्म करने का काम किया है। सरकार ने अपने हाथ में लेकर के, अपने सरकार के अधीन रख करके, जहां संविधान यह ताकत देता है 1996 का कि भाई इस कानून के माध्यम से पंचायत के उस रूढ़िवादी परंपरा को, उस रूढ़िवादी व्यवस्था को बचाए रखने के लिए सर्वशक्तिमान के रूप में ग्राम सभा को शक्ति प्रदान करे। वहीं हेमंत जी की सरकार ने इस पेसा कानून के माध्यम से इस ग्राम सभा को अपने अधीन, सरकार के अधीन रख करके उनके संसाधनों पर पुनः, जैसे अभी वो लूट खसोट और उसका जो है गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, वो पूरी तरह से उनके अधिकार क्षेत्र में रहे। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने आरोप लगाया है कि राज्य में विकास गतिविधियां ठप पड़ी हैं और लोगों को घंटों बिजली कटौती से जूझना पड़ रहा है। रांची के नजदीक नगड़ी में एक कार्यक्रम के दौरान श्री सेठ ने कहा कि पूर्ववर्ती भाजपा सरकार ने राज्य में विकास की लंबी लकीर खींची थी। बिजली कितना घंटा रहता? 24 घंटे में गड़बड़ी स्थिति। रघुवर दास मुख्यमंत्री तो कितना रहता था? अच्छा रहता था मुखिया जी, लेकिन जी क्या बोल रहे हैं? अच्छा रहता था जरा रघुवर दास। हमसे पूछे, हम सिल्ली ईचागढ़ जाते हैं तो वहां का लोग रोता है। मोबाइल चार्ज करने के लिए बिजली नहीं आता, मोटर चलाने के लिए बिजली नहीं। तो राजधानी है तब ये हाल है। तो हालात यही है। खाद्य आपूर्ति मंत्री इरफान अंसारी ने जामताड़ा में पीडीएस दुकानदारों के बीच 4G ई-पॉस मशीन का वितरण किया। इस मौके पर उन्होंने भरोसा जताया कि नई ई-पॉस मशीन से डीलरों और लाभार्थियों को काफ़ी सहूलियत होगी। श्री अंसारी ने जन कल्याण की प्रतिबद्धता दोहराई। खाद्य आपूर्ति मंत्री इरफान अंसारी ने जामताड़ा में जन वितरण प्रणाली दुकान संचालकों को 4G ई-पॉस मशीन वितरित किए। इस दौरान श्री अंसारी ने मशीन की खूबियां गिनाई और कहा कि दुकानदारों की समस्याओं का जल्द निदान किया जाएगा। सही अनाज नहीं मिलता था, मशीन खराब, अब डीलर जब से अनाज नहीं देता था, तब उस सारी बाधाओं को मैंने खत्म किया है और राज्य को 4G ई-पॉस मशीन मैंने समर्पित कर दिया। आपसे हर जिले में भुगतान हो जाएगा, बहुत बड़ा कार्य। उन्होंने कहा कि राज्य में सभी 2G मशीनों को 4G मशीनों में तब्दील किया जाएगा। करीब 25,500 डीलरों को यह मशीन वितरित किए जा रहे हैं। इस प्रक्रिया में पीडीएस लाभुकों को पारदर्शी तरीके से जल्द अनाज मिल सकेगा। हम अपने तमाम डीलर 25,428 डीलर तो आज से ही सबको 4G मशीन हम देने का काम किए, ई-पॉस मशीन हमने देने का काम किया है
निश्चित तौर पर वरदान है। मैं तमाम डीलर को कहा है कि आपके साथ इरफान अंसारी खड़ा है। हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी की जो विजन है, उनके मार्गदर्शन पर सरकार अच्छा काम कर रही है। मौके पर जिले के उपायुक्त रवि आनंद ने कहा कि अब 4G मशीन से काफी सहूलियत होगी। जिले के अंतर्गत कई बार हम लोगों को शिकायत प्राप्त होती रहती है कि ई-पॉस मशीन काम नहीं कर पाता है बिकॉज 2G मशीन चल रहा होता था। कई लोगों को लाभुक जो थे उनको ससमय राशन नहीं उठा कर पाते थे वो लोग, परंतु इस प्रकार की समस्याएं अब हम लोगों को नहीं देखने को मिलेगी। जन वितरण प्रणाली के दुकानदार भी 4G ई-पॉस मशीन पाकर खुश दिखे। उन्होंने कहा कि अब अनाज वितरण में काफी सुविधा होगी। आज 4G मशीन मिली है और नेटवर्क सर्वर अगर सही ढंग से हम लोगों को मिले तो हम लोग दूरगामी जो है अपने कंज्यूमर को, उपभोक्ता को अपने अनाज का वितरण कर सकेंगे और इससे हमको समय का भी बचत होगा और हमारा जो उपभोक्ता है वो भी परेशानी से बचेगा। इस नई व्यवस्था से लाभुकों को जहां समय पर अनाज मिल पाएगा, वहीं जन वितरण प्रणाली दुकानदारों की परेशानी का भी निदान होगा। डीडी न्यूज के लिए जामताड़ा से उज्जवल प्रसाद आजाद की रिपोर्ट। रांची में इन दिनों पुलिस मादक पदार्थों के तस्करों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। सुखदेवनगर थाना क्षेत्र में पुलिस ने छापेमारी कर 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। तलाशी लेने के क्रम में इन आरोपियों के पास से 1 किलो से अधिक गांजा बरामद किया गया। उनकी निशानदेही पर पुलिस ने करीब 3 लाख रुपए नकदी समेत अन्य चीजें भी बरामद की हैं। रांची नगर निगम स्वच्छ और सुंदर राजधानी की कवायद में जुटा हुआ है। विभिन्न वार्डों में माइक्रो लेवल पर स्वच्छता गतिविधियों के संचालन के लिए निगम ने 10 टीमें तैयार बनाई हैं। इस सिलसिले में कल रांची में अपर प्रशासक की अध्यक्षता में बैठक भी हुई। इधर हरमू नदी की सफाई के लिए आज से विशेष अभियान भी शुरू किया गया है। इस दौरान निगम के कर्मी हरमू नदी में उतरे और व्यापक स्तर पर स्वच्छता अभियान चलाया। हरमू मुक्ति धाम के आसपास कचरों के अंबार को हटाया गया। इस दौरान सभी सफाई कर्मी हरमू नदी की साफ सफाई को लेकर खासे उत्साहित और संजीदा दिखे। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अन्नदाताओं की भूमिका और योगदान को रेखांकित करते हुए कहा है कि एआई के दौर में भी किसान सर्वे सर्वा हैं। महाराष्ट्र दौरे के क्रम में उन्होंने यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठ में किसानों से संवाद किया। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान महाराष्ट्र के दौरे पर हैं। जी हाँ, इस दौरान उन्होंने नासिक स्थित त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए और किसानों सहित देशवासियों के कल्याण की भी कामना करते हुए वो नजर आए। दर्शन के बाद शिवराज सिंह चौहान ने यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठ में किसानों से सीधा संवाद भी किया है। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सरकार किसानों के हित में लगातार कई कल्याणकारी योजनाओं पर काम कर रही है। हमारा लक्ष्य है, अभी हमारे किसानों ने रिकॉर्ड उत्पादन किया है, तो एक उत्पादन बढ़े और किसानों की आय भी तेजी से बढ़े। किसान, गांव के गरीब भाई बहन, मेरी जितनी लाड़की बहनाएं हैं, लाडली दीदियां हैं, वो और समृद्ध हो और हम उनकी और ठीक ढंग से सेवा कर पाएं, यही प्रार्थना उनके चरणों में की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वर्ष भी बोर्ड परीक्षार्थियों को परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में सफलता का मंत्र देंगे। प्रधानमंत्री के साथ इस संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए रिकॉर्ड संख्या में विद्यार्थियों ने पंजीकरण कराया है। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने इससे जुड़ा एक वीडियो साझा किया है। परीक्षा, नाम सुनते ही टेंशन? तो जरा रुकिए, क्योंकि परीक्षा अब डर नहीं, एक उत्सव बनने जा रहा है।
परीक्षा पे चर्चा 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधे छात्रों से संवाद करेंगे, जहां बात होगी आत्मविश्वास की, सोच होगी सकारात्मक और आपकी तैयारी होगी पूरे जोश के साथ। ये है मंच, तनाव से समाधान तक, डर से आत्मबल तक। परीक्षा पे चर्चा 2026 के लिए माईगव प्लेटफॉर्म पर रजिस्ट्रेशन जारी है 11 जनवरी 2026 तक। आइए हम सब मिलकर परीक्षा को तनाव नहीं, जीवन का उत्सव बनाएं। आप भी परीक्षा पे चर्चा का हिस्सा बन सकते हैं। विजिट करें www.innovateindia1.mygov.in। राज्य के पूर्व मंत्री योगेंद्र साव के हजारीबाग के जोरदाग में जारी आंदोलन को पुलिस प्रशासन ने खत्म करा दिया है। गौरतलब है कि विभिन्न मांगों को लेकर पूर्व मंत्री अपनी पत्नी के साथ सड़क पर दीवार खड़ा कर आंदोलन कर रहे थे। पुलिस ने दीवार को तुड़वाया और श्री साव को वहां से हटाया, जिसके बाद इस मार्ग पर वाहनों का आवागमन दोबारा शुरू हो सका। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से फटाफट अंदाज में। आगामी मकर संक्रांति त्योहार को लेकर लोहरदगा के उपायुक्त डॉक्टर कुमार ताराचंद के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी डॉक्टर मोइन अख्तर के नेतृत्व में एक विशेष छापामारी अभियान 100 औचक निरीक्षण किया गया। इस निरीक्षण में पावरगंज चौक के आसपास अस्थायी दुकानों में बेचे जा रहे तिल से निर्मित विभिन्न प्रकार के खाद्य सामग्रियों की जांच की गई। कोडरमा के उपायुक्त ऋतुराज के द्वारा आयोजित जनता दरबार में जिले के दूर दराज क्षेत्रों से आए आम नागरिकों ने अपनी विभिन्न समस्याओं को प्रत्यक्ष रूप से रखा। जनता दरबार के दौरान उपायुक्त ने एक फरियादी की बात गंभीरतापूर्वक सुनी और त्वरित समाधान हेतु संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जनता दरबार में मुख्य रूप से योगदान के संबंध में शिकायतें, रोजगार सेवक चयन से संबंधित मामले, आवास योजना का लाभ दिलाने, विद्यालय स्थानांतरण जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर आवेदन प्राप्त हुए। कोडरमा के उपायुक्त की अध्यक्षता में वर्ष 2025-26 के दौरान जिला प्रशासन द्वारा बाल श्रम उन्मूलन की दिशा में उल्लेखनीय एवं सराहनीय कार्य किया गया। जिला धावा दल के सक्रिय एवं निरंतर प्रयासों के फलस्वरूप कोडरमा जिले में 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को बाल श्रम से विमुक्त कराते हुए उनके समुचित पुनर्वासन की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। जिले के विभिन्न होटल, ढाबा, दुकानों एवं अन्य प्रतिष्ठानों में नियमित निरीक्षण अभियान चलाकर बाल श्रम में संलग्न बच्चों को मुक्त कराया गया। दुमका जिले में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के तहत जिले में जागरूकता कार्यक्रमों की शुरुआत सड़क सुरक्षा जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना कर किया गया। 1 से 31 जनवरी तक जिले भर में विभिन्न जागरूकता अभियान संचालित किए जाएंगे। पूर्वी सिंहभूम जिले में उपायुक्त ने जन शिकायत निवारण दिवस के अवसर पर विभिन्न प्रखंडों और शहरी क्षेत्रों से आए नागरिकों की समस्याएं सुनी। कई आवेदनों का ऑन द स्पॉट समाधान किया गया। शेष आवेदनों पर समयबद्ध कार्रवाई हेतु पदाधिकारियों को निर्देश दिए। लातेहार के उपायुक्त ने साप्ताहिक जन शिकायत निवारण में जिले के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों से आए शिकायतकर्ताओं की समस्याओं को सुनने के पश्चात संबंधित विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी आवेदनों का भौतिक जांच कराते हुए उसका समाधान जल्द से जल्द कराना सुनिश्चित करें। धनबाद समाहरणालय में उपायुक्त ने प्रशिक्षु IAS अधिकारियों से औपचारिक मुलाकात की। इस दौरान जिले में संचालित प्रशासनिक कार्यों, विकास योजनाओं एवं जनहित से जुड़ी गतिविधियों पर चर्चा हुई। प्रशिक्षु IAS को जिला प्रशासन की कार्यप्रणाली, विभिन्न विभागों समन्वय तथा फील्ड लेवल पर किए जा रहे कार्यों की जानकारी दी। साथ ही प्रशिक्षण अवधि के दौरान कार्य अनुभव को गंभीरता एवं संवेदनशीलता के साथ समझने हेतु मार्गदर्शन प्रदान किया। रांची में इन दिनों महिला HIL में हॉकी स्टिक का जादू दिख रहा है। लीग चरण में 4 टीमों के बीच श्रेष्ठता की जंग जारी है। कल खेले गए एक मैच में रांची रॉयल्स की टीम ने सुरमा हॉकी क्लब को 2-0 से पराजित किया। अंक तालिका में 7 पॉइंट के साथ SG पाइपर्स की टीम शीर्ष पर है, जबकि 6 अंकों के साथ रांची रॉयल्स दूसरे नंबर पर है।
प्रयागराज में माघ मेला के पहले दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने संगम तट पर स्नान किया। 44 दिनों तक चलने वाले इस धार्मिक मेले में देश भर से लाखों श्रद्धालु संगम स्नान के लिए पहुंच रहे हैं। उत्तर प्रदेश में अत्यंत पवित्र और पुण्यदायी माघ मेले की भी शुरुआत हो चुकी है। संगम नगरी प्रयागराज में आयोजित इस पवित्र मेले के प्रथम स्नान में श्रद्धालुओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है, जिसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये मेला आपको बता दें हर वर्ष हिंदू पंचांग के माघ माह में आयोजित किया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माघ मास में संगम स्नान से अक्षय पुण्य, पापों से मुक्ति और आत्मिक शुद्धि प्राप्त करने वाला ये मेला इस वर्ष 3 जनवरी से शुरू होकर 15 फरवरी तक चलेगा। तो मेले की शुरुआत हो चुकी है। राज्य में कड़ाके की ठंड का प्रकोप जारी है। मौसम विभाग के अनुसार आज से रांची सहित राज्य के कई हिस्सों में फिर से शीतलहर चलने की संभावना है। इस दौरान न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट आ सकती है। इससे कनकनी बढ़ने की संभावना है। पिछले 24 घंटे के दौरान गुमला में न्यूनतम तापमान 6.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो राज्य में सबसे कम रहा। इधर रांची और आसपास के क्षेत्रों में भी इन दिनों जोरदार ठंड पड़ रही है। सर्द हवाओं ने कनकनी बढ़ा दी है। रांची के उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री नज़ीर पेश करते हुए कल रात सड़कों पर उतरे और असहायों की सुध ली। उन्होंने करबला चौक और रांची रेलवे स्टेशन परिसर में जरूरतमंदों के बीच कंबल का भी वितरण किया। अन्नदाताओं की आमदनी बढ़ने में देश में नित नए प्रयोग हो रहे हैं। धान के खेतों में मछली पालन प्रगतिशील किसानों के लिए आय बढ़ाने का बेहतरीन विकल्प साबित हो रहा है। धान की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है। आमतौर पर पूरे देश में धान की खेती 40 मिलियन हेक्टेयर से 44 मिलियन हेक्टेयर के बीच होती है। कई बार धान की कटाई के बाद किसानों को अगली फसल बोने के लिए लंबा इंतजार करना पड़ता है। ऐसे में किसान अगर धान के साथ मछली पालन करें तो वे अपनी आमदनी में अच्छा खासा इजाफा कर सकते हैं। धान के खेत में मछली पालन पारंपरिक धान की खेती का एक उन्नत रूप है, जिसे एकीकृत मत्स्य पालन या धान मछली खेती के नाम से जाना जाता है। ये खेती करने का एक पर्यावरण अनुकूल तरीका भी है, जिसमें पानी और जमीन का सदुपयोग होता है। एकीकृत मत्स्य पालन के लिए निचली जमीन वाले खेतों का चुनाव किया जाता है। इस तरह के खेत में आसानी से पानी इकट्ठा रहता है। इसमें खेत में मेड़ बनाने की आवश्यकता होती है। खेत में पानी का स्तर 10 से 15 सेंटीमीटर तक रखना चाहिए। ज्यादा गहरा पानी मछलियों के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। खेत में मौजूद कीड़े मकोड़े और जलीय पौधे मछलियों के लिए प्राकृतिक आहार का काम करते हैं। अतिरिक्त पोषण के लिए चावल की खोई, अनाज के टुकड़े, खमीर, सोयाबीन खली या सरसों की खली का इस्तेमाल किया जा सकता है। इस खेती में मछलियों की सेहत पर नियमित निगरानी जरूरी होती है। बीमार या मरी हुई मछलियों को तुरंत बाहर निकाल देना चाहिए। धान की कटाई से पहले खेत में पानी का स्तर कम कर दे। इसके बाद मछली पकड़ने के लिए जाल का इस्तेमाल करें। धान के खेतों में सभी तरह की मछलियां नहीं पाली जा सकती। कम ऑक्सीजन वाले पानी में रहने वाली मछलियां ज्यादा उपयुक्त होती हैं। इसके लिए मांगुर, कतला, रोहू, मिर्गल, ग्रास कॉर्प, कॉमन कॉर्प और सिल्वर कॉर्प का चुनाव कर सकते हैं। स्थानीय मत्स्य विभाग या कृषि विज्ञान केंद्र से सलाह लेकर अपने क्षेत्र के लिए सबसे उपयुक्त मछली का चुनाव उचित रहेगा। विशेषज्ञों के अनुसार 1 हेक्टेयर खेत में 2000 से 3000 फिंगरलिंक छोड़ी जा सकती हैं। धान मछली खेती का एक बड़ा फायदा ये भी है कि मछलियों से निकलने वाला अपशिष्ट पदार्थ धान की फसल के लिए जैविक खाद का काम करता है। इससे फसल की गुणवत्ता तो बढ़ती ही है, साथ ही धान के उत्पादन में भी वृद्धि होती है। सरकार भी इस पद्धति को बढ़ावा दे रही है और इसके लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत कई योजनाएं चला रही हैं,
जिसमें प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सहयोजना शामिल है। इसके जरिए मत्स्य पालकों को वित्तीय सहायता, बीमा और तकनीकी मदद दी जा रही है। इसके साथ ही किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा से मत्स्य पालन और जलीय कृषि को और सशक्त बनाया जा रहा है। धान के साथ मछली पालन किसानों के लिए आमदनी बढ़ाने का एक स्मार्ट और टिकाऊ विकल्प बनकर उभर रहा है। शमीम अख्तर, डीडी न्यूज। और अब जानते हैं किन बातों के लिए इतिहास के पन्नों में आज का दिन खास है। 3 जनवरी साल 1831 को महाराष्ट्र के सतारा जिले में सावित्रीबाई फुले का जन्म हुआ। फुले भारत की पहली महिला शिक्षिका रहीं। सावित्रीबाई फुले शिक्षक होने के साथ भारत के नारी मुक्ति आंदोलन की पहली नेता, समाज सुधारक और मराठी कवयित्री भी रहीं। बालिकाओं को शिक्षित करने के लिए उन्हें समाज का कड़ा विरोध झेलना पड़ा, जिस कारण स्कूल जाने पर समाज ने सावित्रीबाई को पत्थर भी मारे। समाज में महिलाओं को हक दिलाना सावित्रीबाई फुले का सबसे बड़ा लक्ष्य रहा। 3 जनवरी साल और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। शक्ति के खिलाफ लड़ने वाली पहली वीरांगना। प्रधानमंत्री ने दिल्ली में भगवान बुद्ध से जुड़े पवित्र पिपरहवा अवशेषों की भव्य अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का किया उद्घाटन। भगवान बुद्ध के विचारों को लोकप्रिय बनाने की प्रतिबद्धता। पेशा नियमावली को लेकर अधिसूचना जारी, सरकार का दावा, ग्राम सभा को दिए गए व्यापक अधिकार। भाजपा ने सरकार की मंशा पर उठाए सवाल, आदिवासियों को छलने का आरोप। खाद्य आपूर्ति मंत्री इरफान अंसारी ने पीडीएस दुकानदारों के बीच 4G ई-पॉस मशीन का किया वितरण। बोले, डीलरों और लाभार्थियों को होगी सहूलियत, जन कल्याण का दोहराया संकल्प। और महिला HIL में श्रेष्ठता की जंग जारी, रांची रॉयल्स ने सुरमा हॉकी क्लब को दी मात। अंक तालिका में SG पाइपर्स शीर्ष पर, जबकि रांची रॉयल्स को दूसरा स्थान।